वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था, सॉरी मैं वीडियो थोड़ा सा लंबा बनाना चाह रही थी बट कुछ डिस्टर्बेंस के कारण मुझे वीडियो स्टॉप करना पड़ा। मैं वापस से उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए उस वीडियो में मैंने बताया था अबेटमेंट और रेप के बारे में, थोड़ा सा डेफिनेशन और स्टार्टिंग पॉइंट मैंने कुछ बताए थे। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आगे और मेन क्या ऑफेंस हो सकते हैं बीएनएस के, उनकी अपन डिटेल में आगे और चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो बेसिकली उसी के लिए है जो बीएनएस के जो ऑफेंस है मेन उनको हम डिटेल में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। रेप मैंने उसमें बता दिया था, वैसे रेप का सेक्शन चल रहा था अपना, सेक्शन चल रहा था 64, जिसमें ये बताया था मैंने कि 63 में तो इसकी डेफिनेशन दे रखी है और 64 में इसका पनिशमेंट दे रखा है। पनिशमेंट भी दो तरह के लोगों के लिए है। अगर कोई स्पेसिफिक लोग अगर करते हैं रेप तो उनके लिए थोड़ा सा पनिशमेंट ज़्यादा है, और अगर नॉर्मली इनके अलावा कोई दूसरे लोग करते हैं तो उनके लिए पनिशमेंट थोड़ा सा अलग है। ठीक है ना। मेनली जो रेप के लिए पनिशमेंट है 64 के अंदर दे रखा है वो मिनिमम 10 ईयर और एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और फाइन हो सकता है। जबकि अगर सबसेक्शन 2 64 सबसेक्शन 2 में बता रखा है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर है, यदि कोई आर्मी फोर्स वाला है, यदि कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई स्टाफ जेल का या रिमांड होम का, या कोई चिल्ड्रन होम इंस्टीट्यूशन का कोई स्टाफ है, कोई हॉस्पिटल वगैरह का स्टाफ है, कोई टीचर है, या कोई ऐसा पर्सन है जो डोमिनेट करता हो, कोई कम्युनल और सेक्रेटरियल वायलेंस में हुआ है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और जानते हुए करता है, अगर कोई इनकेपेबल महिला के साथ करता है, यदि कोई ऐसी महिला के साथ करता है जो मेंटल और फिजिकली डिसेबल है, तो इन शर्त और रिपीटेडली करता है, तो इन अगर कंडीशन में अगर रेप होता है तो थोड़ा सा जो रेप का पनिशमेंट है वो मिनिमम तो 10 ईयर और मैक्सिमम एलआई हो सकता है। एलआई भी कौन सा होगा, जो मतलब रिमाइंडर ऑफ डेड पर्सन्स नेचुरल लाइफ, मतलब उसकी जो नेचुरल लाइफ है, मतलब मरने तक का आजीवन होगा। ठीक है, एंड लाइबल टू फाइन। ठीक है, तो ये दे रखा था। अब इसका एक्सप्लेनेशन अपने लिए पढ़ना बाकी था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, ए आर्म्ड फोर्सेस, बी हॉस्पिटल, सी पुलिस ऑफिसर है, डी है वुमेन्स और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन कौन से होंगे। ठीक है, 4 तरह के एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। पहला है आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस क्या होता है, मीन्स द नेवी, आर्मी एंड एयर फोर्सेस इंक्लूड्स एनी मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, चाहे किसी भी लॉ के तहत बने, चाहे जो भी उस टाइम का लॉ या जो उस टाइम का लॉ है वो विद्यमान था उसके तहत बने गए हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग द पैरामिलिट्री फोर्सेज भी इंक्लूड है एंड ऑक्सिलरी फोर्सेज डेट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल और स्टेट, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो चाहे ऑक्सिलरी, उनकी सहायता के लिए कोई अदर फोर्सेज लगा रखी है, लेकिन तो वो सारी की सारी फोर्सेज जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ये है तो वो आर्म्ड फोर्सेस में काउंट होगी। उसके बाद है बी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का मतलब है प्रेजेंस ऑफ द हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल का आस पड़ोस, उसकी जो पूरी परिसीमा है, परिधि है हॉस्पिटल की, वो द प्रेजेंस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन फॉर द रिसेप्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन ड्यूरिंग द कॉन्वेलेंसेंस और ऑफ पर्सन रिक्वायरिंग मेडिकल अटेंशन और रिहेबिलिटेशन। ठीक है, कॉन्वेलेंसेंस भी इसके अंदर इंक्लूड है, जहाँ पर स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है। ठीक है, किसी भी तरीके का, और जहाँ पर लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, चाहे रिसेप्शन में जहाँ पर पूछताछ वगैरह की जाती है, वो सारी की सारी क्या मानी गई है, हॉस्पिटल की कैटेगरी में माना गया है। ठीक है, सी है पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर क्या है, पुलिस ऑफिसर का वही मतलब है जो पुलिस एक्ट 1861 में पुलिस ऑफिसर को डिफाइन कर रखा है, वही मतलब है। ठीक है, डी है वुमेन्स और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन कौन से होंगे, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसी संस्थाएं होंगी वेदर कॉल्ड एन ऑर्फनेज, चाहे अनाथालय के रूप में कहलाई जा सकती है, होम फॉर नेग्लेक्टेड वुमेन जिनको इग्नोर किया जाता है, जो चाहे फिजिकली मेंटली या किसी भी तरीके से कैपेबल नहीं होती हैं, और जिनको मतलब जिनकी देख रेख या प्रॉपर देखभाल नहीं की जाती, वो नेग्लेक्टेड वुमेन है। ठीक है, और चिल्ड्रन, और एज अ विडो होम और एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड बाय एनी अदर नेम विच इज एस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन्ड फॉर द रिसेप्शन एंड केयर ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन। ऐसा कोई भी संस्था जो वुमेन और चिल्ड्रन की केयर के लिए, ठीक है, बनाए गए हैं, वो इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वो वुमेन और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन होंगे।
तो सेक्शन 64 के अंदर हमने देखा कि ये पनिशमेंट क्या होगा रेप का, कुछ पर्टिकुलर पर्सन है या कंडीशन है उनके अंदर रेप का पनिशमेंट क्या होगा। फिर अपन ने 4 एक्सप्लेनेशन तो एक ही है, उसके अंदर 4 सब क्लोज है ABCD, जिसमें हमने आर्म फोर्सेस कौन सी होगी, हॉस्पिटल कौन से होंगे, पुलिस ऑफिसर कौन होंगे और वुमेन और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन कौन से होंगे उनके बारे में देखा। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। देखो जो आगे जो सेक्शन है 65, 66, 67 और 69 इसमें न्यूली एडेड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है 69, उनके बारे में अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे। मैं और भी लेक्चर सीरीज लेके आऊँगी जिसमें मतलब IPC का 1-to-1 डिस्क्रिप्शन होगा। अभी मेरा मेनली फोकस है कि जो मेन ऑफेंसेस है IPC के वो मैं इस लेक्चर में कवर करूँ। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट चलते हैं अपन हेडिंग है ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, पहले तो सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में पढ़ रहे थे, अब क्रिमिनल असॉल्ट और जो क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो 4 जो मेन अपराध बता रखे हैं इसके अंदर, जैसे 75 के अंदर बता रखा है सेक्सुअल हरेसमेंट, 76 में बता रखा है इसने डिसरॉब, जो असॉल्ट और क्रिमिनल यूज फोर्स टू वुमेन विद द इंटेंट टू डिसरॉब। ठीक है, 77 के अंदर वॉयरिज्म बता रखा है और 78 के अंदर बता रखा है स्टॉकिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 अपराध इसमें बता रखे हैं। पढ़ते हैं अपन 1 by 1। सबसे पहला है 75 सेक्सुअल हरेसमेंट। वैसे तो सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए पोश एक्ट 2013, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2013 एक्ट बनाया गया है। और ये एक्ट आया किससे था, किस केस के कारण था, भवरी देवी कांड हुआ था। ठीक है, राजस्थान के अंदर। और इसका जो केस है वो फेमस है विशाखा एक एनजीओ का नाम है। ठीक है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की थी कि वर्क प्लेसेस पे महिलाओं के सेक्सुअल हरेसमेंट को बचाया जाए और उसको बाद में मतलब ऑफिशियल गजट में एक्ट बना के इसको ऑल इंडिया लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में देखने को मिला था सेक्सुअल हरेसमेंट का मोटा तौर पे। और रीअफर्म्ड जो किया था, देखो इम्पॉर्टेंट है फॉर द इंटरव्यू पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट है कि विशाखा का जो केस है वो रीअफर्म किया गया था मेधा कोतवाल लेले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर क्या था, रीअफर्म द मैंडेटरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विशाखा गाइडलाइंस एंड पोश एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मेधा कोतवाल लेले के केस में कहा था कि जो पोश एक्ट है और जो विशाखा की जो गाइडलाइंस जो जारी की गई है उनको आप मैंडेटरी तौर पर लागू करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक केस और है इसके अंदर, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस AK चोपड़ा का भी केस है इसके अंदर। ठीक है, तो ये मेन केस है। ठीक है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान बहुत बार पूछा जाता है, बहुत तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना आप लोग। ठीक है, सेक्सुअल हरेसमेंट होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डिटेल से पढ़ना हो आपको तो पोश एक्ट को पढ़िए आप, उससे आपको सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में पता चल जाएगा। पेनल्टीज क्या है, कंप्लेंट करने का तरीका क्या है, कैसे रिड्रेसल होता है, सब कुछ बता रखा है। ठीक है, तो पढ़ते हैं सेक्शन 75 BNS सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में क्या कहता है। ठीक है, तो सेक्शन 75, ठीक है, क्लोज सबसेक्शन 1 इसका क्लोज 1 जो भी है, तो सेक्शन 75(1) क्या कहता है कि अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, ये कौन करेगा, मैन करेगा। ठीक है, तो मैन फर्स्ट है फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल अवर्चर। कहने का मतलब किसी भी तरीका का फिजिकल कॉन्टैक्ट करना चाहे, ठीक है, या किसी भी तरह का अनवेलकम मतलब अवांछित कोई भी ऐसे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ वगैरह करना चाहे। ठीक है, दूसरा है अ डिमांड और रिक्वेस्ट ऑफ सेक्सुअल फेवर। ठीक है, सेक्सुअल फेवर की कोई डिमांड कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है सेक्सुअली उसके साथ पार्टिसिपेट करने की। ठीक है, थर्ड है शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ ए वुमन। ठीक है, जानबूझ के उसको पोर्नोग्राफी या इस तरीके के चीज़ें दिखा रहा है। ठीक है, और मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, और किसी भी तरह के गेस्चर्स वगैरह बना रहा है जो भी सेक्सुअल नेचर के हो। ठीक है, तो शैल बी गिल्टी ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, तो उस आदमी को क्या कहा जाएगा, सेक्सुअल हरेसमेंट का दोषी कहा जाएगा। ठीक है, पहला फिजिकल कॉन्टैक्ट है, दूसरा सेक्सुअल फेवर है, थर्ड है शोइंग पोर्नोग्राफी है, फोर्थ है कलर्ड रिमार्क दिखाना। ठीक है, करना। ठीक है, अब है 2 में ये बताया गया है कि एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन 1। देखो पहले जो 3 है उनके लिए जो ऑफेंस है, पहले 3 क्लोज है उनके लिए ऑफेंस है 3 साल और फाइन विथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है,
और दूसरा जो मतलब क्लोज 4 है उसके लिए 1 ईयर और आइदर डिस्क्रिप्शन का हो सकता है और फाइन है, ठीक है ना। जो 4th है मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, उसके लिए मतलब 1 साल तक की सज़ा है और आइदर फाइन और बोथ है, ठीक है ना। तो ये होता है सेक्सुअल हरेसमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं डिसरोब। डिसरोब होता है निर्वस्त्र करना, ठीक है, एक तरह से कपड़े उतारने जैसा, ठीक है, या कपड़े हटाना, ठीक है। तो हुएवर इसके अंदर देखो सेक्सुअल हरेसमेंट में तो मैं नहीं कर सकता है, लेकिन सेक्सुअल ये जो डिसरोब है सेक्शन 76, ठीक है, ये मैन या वुमन दोनों कर सकते हैं, जेंडर न्यूट्रल कर दिया है इसको, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में, डिसरोब के बारे में। असोल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब, ठीक है। असोल्ट कर रहे हो या क्रिमिनल जो फोर्स यूज कर रहे हो किसी भी वुमेन के ऊपर, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ डिसरोब, ठीक है। Whoever assaults or uses criminal force to any woman or abets such act with the intention of disrobing or compelling her to be naked, ठीक है, मतलब या तो उसके खुद उतार रहे हो या उसको विवश कर रहे हो कि वो अपने कपड़े उतार दे, ठीक है। वे शैल बी पनिश्ड ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म, आइदर डिस्क्रिप्शन का मिल सकता है मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 7 साल और फाइन, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 77 वॉयरिज्म। वॉयरिज्म को कहते हैं दृश्य रतिकता। दृश्य रतिकता क्या होती है? वॉयरिज्म में है कि whoever watches or capture the image of a woman engaging in a private act in the circumstances where he would usually have the expectation of not being observed either by the perpetrator or by any other person at the behest of the perpetrator or disseminates such image, ठीक है। कहने का मतलब है एक तरह का सिंपल सा है कि कोई ऐसी महिला कोई अपने प्राइवेट कोई लैंगिक कार्य कर रही है, ठीक है, ठीक है, चाहे वॉशरूम वाले हों, चाहे कोई अदर कोई एक्टिविटीज़ है जिसमें वो अपने प्राइवेट पार्ट को देखती है या कोई देखभाल कर रही है या कुछ भी काम कर रही है, ठीक है, जो उसके लिए वो प्राइवेट है, ठीक है, और उसके इस तरीके के प्राइवेट एक्ट को वो कोई अदर पर्सन कोई देख रहा है और जानबूझकर उसको डिसेमिनेट मतलब प्रसारित कर रहा है, ठीक है, एक दूसरों को भी दिखा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को पनिशमेंट दिया जाएगा अगर पहली बार ऐसा देखता है या करता है। जैसे कोई महिला बाथरूम के अंदर नहा रही है और उसको कोई अंदर देख रहा है, ठीक है ना, तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ अगर होती है वो वॉयरिज्म के कैटेगरी में आएगी। अगर पहली बार करता है तो आइदर डिस्क्रिप्शन का नॉट लेस देन 1 ईयर और अगर पहली बार किया तो 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा है। एंड सब्सिक्वेंट या सेकंड अगर बार बार करता है या दोबारा करा तो मिनिमम 7 साल और मैक्सिमम नॉट लेस देन 3 ईयर और एक्सटेंड टू 7 ईयर एंड प्लस फाइन हो सकता है, ठीक है। तो पहली बार किया तो 1 से 3 साल तक का है और बार बार किया या दूसरी बार किया तो 3 से 7 साल तक का पनिशमेंट प्लस फाइन उसको लगेगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन अपन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन इसके 2 दे रखे हैं। पहला एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन प्राइवेट एक्ट का मतलब क्या है, ठीक है, ब्रॉडली समझाया, इंक्लूड्स एन एक्ट ऑफ वॉचिंग कैरिड आउट इन अ प्लेस इन द सर्कमस्टेंसेज वुड रीजनेबली एक्सपेक्टेड वुड बी प्राइवेट, मतलब ऐसी दशा में समझे जाते हैं उसको ये बिलीव हो रहा है कि उसको कोई और नहीं देख रहा है, वो खुद ही मतलब अपने प्राइवेट कृत्य कर रही है, ठीक है, जैसे उसके द्वारा नहाना, ठीक है, या कोई भी ऐसी कोई वॉशरूम एक्टिविटीज़ वगैरह करना। एंड वेयर द विक्टिम्स जेंटिनल्स, उसके जो भी प्राइवेट पार्ट होते हैं, पॉस्चर और ब्रेस्ट, ठीक है, और एक्सपोज्ड और कवर्ड ओनली इन अंडरवेयर और द विक्टिम इज़ यूजिंग अ लेबोरेटरी। वही मैंने बताया जैसे वॉशरूम वगैरह का यूज़ करते टाइम उसको ये लगता है कि उसको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन वाकई में उसको कोई देखता है या उसकी कोई इमेज वगैरह बनाकर उसकी कोई कैप्चर करके या उसको डिसेमिनेट कर देता है, प्रसार कर देता है। और द विक्टिम इज़ डूइंग एन सेक्सुअल एक्ट, कोई भी अपना कोई सेक्सुअल एक्ट कर रही है, डैट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ ऑर्डिनरी डन इन पब्लिक, जिसको वो जनरली पब्लिक के सामने नहीं कर सकती ऐसा कार्य, ठीक है, तो वो प्राइवेट एक्ट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ये तो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट था। सेकंड क्या है इसका, where the victim consent to the capture of the images or any act but not their disseminate, मतलब कोई जैसे कई बार हीरोइंस वगैरह भी होती है या कुछ और होती है जो अपनी इस तरीके की न्यूड या नेकेड मतलब इमेजेस कैप्चर करवाती है या इस टाइप का है, लेकिन वो डिसेमिनेशन की या तो कंसेंट नहीं देती या उस पर्पज से नहीं करवाती है, लेकिन वेयर सच
इमेज और एक्ट इज डिसेमिनेटेड सच डिसेमिनेशन, अगर और उसकी कंसेंट के खिलाफ या वो अगर इस पर्पज से नहीं करवाते फिर भी उसको प्रसारित कर दिया जाता है, सबको शेयर कर दिया जाता है, तो वो भी इस कैटेगरी में ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 78 स्टॉकिंग। स्टॉकिंग होता है पीछा करना। ठीक है, क्या है स्टॉकिंग? ठीक है, स्टॉकिंग एनी मैन द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जो एक तो अपन ने पढ़ा था डिजरोव, वो हुएवर है। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल है, और 77 भी जेंडर न्यूट्रल है। बाकी सेक्सुअल हरासमेंट और स्टॉकिंग क्या है? मैन के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। 78(1) any man who first है follows a man and contacts or attempts to contact such woman to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of a disinterest of by such woman। कहने का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो वुमन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है या ऐसे प्रयास करता है या उससे पर्सनल इंटरेक्शन करना चाहता है, जबकि उसको पता है, उसके बावजूद उसको पता है कि वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखती, वो स्पेशली उसने कह दिया, उसके बावजूद भी अगर उससे कांटेक्ट रखने की कोशिश करता है या प्रयास करता है। सेकंड है मॉनिटर्स यूज बाय अ वुमन और ऑफ द इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, और उसको बार बार ईमेल वगैरह भेजता है या इंटरनेट के थ्रू मैसेजेस या व्हाट्सअप वगैरह करता है ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली उसको परेशान करता है। ठीक है, तो कमिट्स द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग, उसे स्टॉकिंग का ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट सच कंडक्ट शैल नॉट अमाउंट टू स्टॉकिंग इफ द मैन हु परस्यूड इट प्रूव्स दैट। लेकिन स्टॉकिंग का ऑफेंस कब नहीं माना जाएगा? 3 कंडीशन में स्टॉकिंग का ऑफेंस नहीं माना जाएगा। पहला है कि इट वॉज परस्यूड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग क्राइम एंड द मैन एक्यूज्ड ऑफ स्टॉकिंग हैड बीन इंटरेस्टेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अ क्राइम बाय द स्टेट। कहने का मतलब है, कोई मान लो सिंपल सा है कि जैसे कोई पुलिस वाला है या कोई अदर है कि क्राइम को प्रोटेक्शन करने के लिए अगर कोई उसका पीछा करता है या उसको बचाने के लिए कोई उसका पीछा करता है, ठीक है, क्राइम से, ठीक है, तो वो इसके अंदर स्टॉकिंग नहीं माना जाएगा। दूसरा है इट वाज परस्यूड अंडर एनी लॉ और कंप्लाई विद एनी कंडीशन और रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय एनी। अगर किसी लॉ के तहत अगर इस तरीके का करना ज़रूरी है तो भी उसको स्टॉकिंग की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। थर्ड है इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस सच कंडक्ट वाज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड। अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस में अगर वो पर्सन ये बता दे कि मेरा एक्ट जस्टिफाई था, मैं स्टॉकिंग का कोई अपराध नहीं कर रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई भाई है या मतलब पिता है या कोई अदर पर्सन है जो मतलब गुड फेथ में उसका कोई पीछा कर रहा है, उसको या तो प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए किसी हार्म से, तो वो स्टॉकिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन वो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसका जो एक्ट है वो रीजनेबल और जस्टिफाइड है। ठीक है, सेकेंड है whoever commits the offence of stalking shall be punished on first conviction with the imprisonment of either description of a term which may extend to 3 years। ठीक है, अगर पहली बार करता है तो 3 साल तक का लगेगा। ठीक है, shall also be liable to fine, और सेकेंड और सब्सिक्वेंट में है 5 साल तक का हो सकता है। ठीक है, पहली बार किया तो 3 साल तक की जेल हो सकती है, सेकेंड या सब्सिक्वेंट बार किया तो 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं सेक्शन 79 पे पढ़ लेते हैं, वर्ड गेस्चर एंड और एक्ट इंटेंटेड टू इंसल्ट मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन। ये सेक्शन 509 हुआ करता था आईपीसी का, जिसके अंदर मतलब वुमन को मतलब इस तरीके के गेस्चर बनाए जाते थे, गाली गलौज वगैरह किए जाते थे जो उसकी इंसल्ट करते थे, उसकी मॉडेस्टी को, उसकी जो मॉडेस्टी होती थी उसको हार्म पहुंचाते थे। ठीक है, तो वो भी क्या ऑफेंस की कैटेगरी में है। हुएवर इंटेंटिंग टू इंसल्ट मतलब बेइज्जती करने के मॉडेस्टी ऑफ एनी वुमन अटर्स एनी वर्ड, कोई ऐसी गाली गलौज वगैरह करता था, मेक्स एनी साउंड और गेस्चर, कोई ऐसी आवाज़ें निकालना या कोई ऐसे भाव भंगिमा करना। ठीक है, एग्जिबिट्स एनी ऑब्जेक्ट इन एनी फॉर्म, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाना, इंटेंटिंग दैट सच वर्ड और साउंड शैल बी हियर्ड एंड गेस्चर और ऑब्जेक्ट शैल बी सीन बाय सच वुमेन और इंट्रूड्स अपॉन द प्राइवेसी ऑफ सच वुमेन, जो उसकी प्राइवेसी को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगा 3 साल तक का, और फाइन दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सेक्शन प्रीवियस सेक्शन 509 होता था आईपीसी का, जो सेक्शन 79 है बीएनएस का। ठीक है, तो ये तो अपन ने 3-4 ऑफेंस पढ़े। सेक्शन 78 सेक्सुअल हरेसमेंट, सेक्शन 70
सॉरी सेक्शन 75, सेक्शन 75 सेक्सुअल हरेसमेंट, सेक्शन 76 डिसरॉब, सेक्शन 77 वॉयडिज्म, सेक्शन 78 स्टॉकिंग और सेक्शन 79 वर्ड्स और गेस्चर वाला पढ़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, चैप्टर 20 हुआ करता था। ठीक है, आईपीसी का जो यहाँ पे ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज है। ठीक है, ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज के अंदर क्या है, सबसे पहला आता है डॉरी डेथ। डॉरी डेथ पहले किस में होता था, 304B आईपीसी के अंदर होता था डॉरी डेथ, जो दहेज हत्या के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, पढ़ते हैं अपन डॉरी डेथ को। ये सेक्शन 80 के अंदर बताया गया है। बीएनएस में कौन सा है ये सेक्शन ये 80 के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपन। डॉरी डेथ, where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise and then under normal circumstances within 7 years of her marriage। कहने का मतलब अगर किसी वुमन की मृत्यु हो जाती है जलने से या बॉडीली इंजरी से, ठीक है, और अदरवाइज द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, जो स्थितियाँ नॉर्मल नहीं थी, ठीक है, और विद इन द 7 ईयर ऑफ हर मैरिज। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि अगर दहेज मृत्यु को साबित करना तो विद इन द 7 ईयर ऑफ मैरिज होना चाहिए। ठीक है, तो जो मैरिज है उसके 7 साल के अंदर। एंड इट इज़ शोन डैट सून बिफोर हर डेथ, मेन है ये जजमेंट में भी ये लाइनें लिखी जाती हैं। ठीक है, सून बिफोर हर डेथ, ठीक है, मतलब मृत्यु से कुछ ही क्षण पहले। ठीक है, शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूरल्टी का, क्रूरता का शिकार हुई थी। एंड हरासमेंट बाय हर हस्बैंड, या तो हस्बैंड के द्वारा या फिर रिलेटिव के द्वारा ऑफ हर हस्बैंड, और इन कनेक्शन विथ, और कनेक्शन क्या था, डिमांड फॉर द डॉरी। ठीक है, दहेज की डिमांड के लिए। ठीक है, सच डेथ शैल बी कॉल्ड टू डॉरी डेथ। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, डॉरी डेथ। ठीक है, एंड सच हस्बैंड और रिलेटिव शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कॉज्ड हर डेथ। ठीक है, और उसका जो हस्बैंड है या उसका जो रिलेटिव है हस्बैंड का, वो ऐसी डॉरी डेथ करने का दोषी माना जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ एक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जलने से होनी चाहिए, बॉडीली इंजरी। ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं थी, विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज थी। ठीक है, सून बिफोर अ डेथ, सब्जेक्ट टू क्रूरल्टी और हरासमेंट, किसके द्वारा, हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव द्वारा, फॉर द पर्पस ऑफ डिमांड ऑफ डॉरी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है इसका। डॉरी का मतलब वही है जो सेक्शन 2 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंदर मीनिंग दिया हुआ है। ठीक है, सब सेक्शन 2 है, क्लोज 2 है। हुएवर कमिट्स डॉरी डेथ शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर और LI, 7 साल से LI तक की सजा हो सकती है डॉरी डेथ में। ठीक है, सेक्शन 80 में। ठीक है, उसके बाद है बाइगेमी का ऑफेंस अपन पढ़ लेते हैं। बाइगेमी 494 था आईपीसी का, जो 82(1) है। बाइगेमी, मैरिंग ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, मतलब पति पत्नी में से कोई एक जिंदा है, उसके बावजूद उसका जो स्पाउस है वो शादी कर लेता है, तो वो क्या होती है, बाइगेमी होती है, द्विविवाह विवाह होता है। ठीक है, क्या है, फर्स्ट है, whoever having a husband or wife living marriage in any case in such marriage is void by reason of taking place during the life of such husband or wife। अगर कोई हस्बैंड और वाइफ, उसके हस्बैंड और वाइफ के जिंदा रहते हुए अगर कोई शादी कर लेता है तो ऐसी शादी क्या होगी, वॉइड होगी। शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म 7 ईयर, और मतलब 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। ठीक है, एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, दिस सबसेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी पर्सन हुज मैरिज विथ सच हस्बैंड और वाइफ हैज बीन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। लेकिन अगर ऐसी मैरिज तब की जाती है जब ऐसी मैरिज को, इससे पहले वाली मैरिज को मतलब वॉइड करार दिया गया है। ठीक है, तो वॉइड करार दिया किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, तो वो तो मैरिज नहीं थी। ठीक है ना, तो कर सकते हैं। ठीक है, और नॉट टू एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्टेड ए मैरिज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए फॉर्मर और वाइफ इफ सच हस्बैंड और वाइफ एट द टाइम ऑफ सब्सिक्वेंट मैरिज शैल हैव बीन कंटिन्यूइंगली एब्सेंट। और अगर ऐसी कोई मैरिज की जाती है जिसमें 7 साल तक के टाइम में उसका कोई हस्बैंड और वाइफ क्या होता है, गुमशुदा होता है, तब कर ली जाती है। ठीक है,
and shall not be heard by such person of being alive with that time, and provided that the person contracting such a subsequent marriage shall, before such marriage take place, inform the person with whom such marriage is contracted of the real state of fact as far in within his knowledge, और मतलब लेकिन इसमें ये शर्त रखी गई है कि अगर 7 साल तक उसके पति या पत्नी के लिए सुना नहीं जाता है या किसी ने उसको देखा नहीं है, ठीक है, ये BSA सेक्शन 111 की लाइन है, ये सेम सेक्शन है, ठीक है, तो उसमें सिविल डेथ मान ली जाती है। अगर 7 साल तक अगर नहीं सुना है, नहीं देखा है, तो सिविल डेथ मान ली जाती है। तो अगर ऐसा केस है तो उस केस में कर सकते हैं, लेकिन बस शर्त यही है कि उसको इस फैक्ट के बारे में, जिससे भी वो शादी कर रहा है उसके बारे में उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, बाइगेमी के बारे में, ठीक है। अब है सबसेक्शन 2, क्या कहता है इसका कि सॉरी क्लोज 2, थोड़ा मेरे को सबसेक्शन और क्लोज में थोड़ा सा रह जाता है इसमें, फ्लो में मेरे को सबसेक्शन की जगह सेक्शन की जगह बोल देती हूँ, तो थोड़ा सा आप इसमें ज़्यादा वैसे ना करें कि वो क्या है कि फ्लो में लेक्चर चलता है तो सबसेक्शन क्लोज बोला जाता है, ठीक है। 2 के अंदर देखते हैं, whoever commits the offense under subsection 1, ठीक है। सबसेक्शन 1 के अंदर जो अपन ने देखा है, ठीक है, कंसील्ड फ्रॉम द पर्सन विथ हुम द सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड द फैक्ट ऑफ द फॉर्मर मैरिज शैल बी पनिश्ड। अगर मान लो जैसे सबसेक्शन 1 बता रखी थी कि फैक्ट आपको छुपाने नहीं है कि मेरी पहले शादी हो चुकी है ना, तो अगर उसने फैक्ट अगर छुपाए हैं, ठीक है, तो आइदर 10 साल की सजा हो सकती है, ठीक है, 10 साल तक की, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो सबसेक्शन 2 था, सबसेक्शन 2 किसके लिए था, सजा देने के लिए अगर वो फैक्ट छुपाता है। तो ये तो था बाइगेमी का अपराध जो सेक्शन 82(1) के अंदर बता रखा है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं सेक्शन 86 क्रूरलिटी। क्रूरता क्या होती है, ठीक है। क्रूरता के बारे में अपन पढ़ते हैं। क्रूरता में है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 85, क्रूरलिटी मीन्स, क्रूरलिटी डिफाइन करी गई है। तो क्रूरलिटी का मतलब है ए और बी 2.13 के ए में बता रखा है एनी विलफुल कंडक्ट विच इज सच अ नेचर इज लाइकली टू ड्राइव द वुमन टू कमिट सुसाइड और टू कोज ग्रेव इंजरी और डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ वेदर मेंटल और फिजिकल ऑफ द वुमन। कहने का मतलब है कोई भी ऐसा जानबूझकर किया गया काम जो वुमन को उकसाता है, मजबूर करता है कि वो सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले, ठीक है, और ऐसी कोई ग्रेव इंजरी दी जाती है या कोई ऐसा कोई कंडक्ट किया जाता है जिससे उसकी लाइफ को, उसकी हेल्थ वगैरह को, ठीक है, डेंजर हो, ठीक है, चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटल हो, और उसमें विवश होकर वो सुसाइड कमिट कर लेती है, तो उसको क्रूरलिटी माना गया है। दूसरा है हरेसमेंट ऑफ द वुमन वेयर सच हरेसमेंट इज विथ अ व्यू टू कोवर्सिंग हर, ठीक है, उत्पीड़न देना है, प्रताड़ना देना है, एनी पर्सन रिलेटेड टू हर, या किसी ऐसे पर्सन को देना जिससे वो रिलेटेड है, ठीक है, टू हर टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड फॉर एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई जो अनलॉफुल डिमांड ऑफ एनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी की कोई अनलॉफुल डिमांड है, और वैल्यूबल सिक्योरिटी और इज ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर बाय हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट सच डिमांड, ठीक है। तो अनलॉफुल कोई भी डिमांड हो सकती है, किसी प्रॉपर्टी को लेकर हो सकती है, कोई वैल्यूबल सिक्योरिटी को लेकर हो सकती है, और उस डिमांड को पूरा ना करते हुए अगर मतलब कोई भी उसका हरेसमेंट किया जाता है, कोई भी उसका कोअर्जन किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है, तो वो भी क्या है, क्रूरलिटी के डेफिनेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो ये तो था क्रूरलिटी के बारे में जो सेक्शन 86 के अंदर बता रखा है, ठीक है। क्रूरलिटी के अंदर जैसे केस लॉ है, मैं बता देती हूँ आपको। फर्स्ट है राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2017 का केस है। इसमें बताया गया था कि क्यूरेटिलिटी के जो प्रोविजंस है उनका क्या है, मिसयूज करने लग गए थे। मिसयूज ऑफ क्यूरेटिलिटी प्रोविजन नोटेड, अरेस्ट शुड नॉट बी ऑटोमेटिक, क्योंकि क्यूरेटिलिटी होती थी तो उसके जैसे हस्बैंड, मेनली हस्बैंड वगैरह पे लगाई जाती है, तो हस्बैंड और ससुराल पक्ष सभी को लगा लोगों के सभी को ही जेल में बंद करवा दिया जाता था। तो
अरेस्ट करने से पहले जो मेनली जो चीज़ें हैं, फैक्टर्स है, वो देखे जाए। ऐसे ही हर किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाए, तथ्यों के बारे में देखा जाए, पूरी जांच पड़ताल की जाए, उसके बाद ही अरेस्ट किए जाए। ये चीज़ें राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2017 का जो केस है उसके अंदर बताई गई थी। ठीक है, इसी केस को वापस, इस केस के अंदर गाइडलाइंस दी गई थी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी को अगर मान लो आपको अरेस्ट करना है तो आप ऐसी मतलब कमेटी बनाओ, और मतलब इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, वहाँ से आप मतलब क्या करोगे, मतलब लेके उनकी गिरफ्तारी रिपोर्ट बनेगी, गिरफ्तारी रिपोर्ट आएगी उनकी तरफ से, तब आप उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करोगे। इस तरीके की मतलब इंस्टीट्यूशन वगैरह और बनाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, जो सीआरपीसी के तहत होने चाहिए। ठीक है, इसी के लिए ही दूसरा ही केस इसी से रिलेटेड आया, सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें जो इस केस के अंदर जो गाइडलाइन दी गई थी उसको मॉडिफाइड किया गया, और उसमें ये बताया गया कि जो सीआरपीसी के जो प्रोविजन है अरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, जो चैप्टर 5 में हुआ करते थे, ठीक है, अब तो नए बीएनएसएस में है। ठीक है, तो उनको आप अच्छे से फॉलो करें। ठीक है, और कोई नए आप बनाए नहीं। ठीक है, जैसे इसके अंदर राजेश शर्मा वाले केस में कहा गया था कि मतलब आप इंस्टीट्यूशन को भेजो, फिर वो रिपोर्ट बनाएगी गिरफ्तारी की, फिर उनमें बताएगी कि कौन कौन से व्यक्तियों को एक्चुअली गिरफ्तार किया जाना है, फिर उसके आधार पर आप करो। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को चैलेंज किया गया कि सीआरपीसी में ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन संस्थाएं नहीं हैं अभी फिलहाल कि जहाँ पर गिरफ्तारी के लिए रिपोर्ट बनाने को भेजी जाए, फिर वो लोग बताए, फिर उसके बाद गिरफ्तारी हो, तो ऐसी तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन सीआरपीसी के जो प्रावधान है अरेस्ट से संबंधित वो हम ज़रूर फॉलो कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ इसमें सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई थी। तो ये दो केसेस है जो प्यूरिलिटी या अरेस्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 88 ऑफ कॉजिंग मिसकरेज। मिसकैरिएज क्या होता है? whoever voluntary causes a woman with a child to miscarry। ठीक है, कोई बच्चा पैदा होने वाला है किसी वुमन के, ठीक है, और उसको मिसकैरेज गिराने के लिए बात करता है, शैल इफ सच मिसकैरेज बी नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमन। और ऐसा मिसकैरेज उस वुमन की लाइफ को सेव करने के लिए नहीं है, ठीक है, और गुड फेथ में नहीं है। ठीक है, बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन मे एक्सटेंड टू 3 ईयर। ठीक है, तो फिर वो आइदर डिस्क्रिप्शन 3 साल तक का उसका सज़ा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। ठीक है, और दोनों भी हो सकता है। एंड इफ़ द वुमन इज क्विक विद चाइल्ड, ठीक है, अगर वुमन क्विक विद चाइल्ड है तब फिर मतलब 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से है मिसकैरिएज। अब एक्सप्लेनेशन है, वुमन हु कॉजेज हरसेल्फ टू मिसकैरी इज विद इन। अगर महिला अपने स्वयं की इच्छा से भी अगर करती है मिसकैरेज, ठीक है, तो भी इस कैटेगरी में ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, तो ये था मिसकैरेज से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें सज़ा बताई गई है। ठीक है, ऐसा मिसकैरेज अगर वुमेन की लाइफ के लिए है और गुड फेथ में है तब तो बचाव मिल जाएगा, लेकिन अगर इन दोनों में से किसी के लिए नहीं है तो फिर मतलब बचाव नहीं मिलेगा, उसको मिसकैरेज का ऑफेंस मानकर उसको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अब चैप्टर जो 6 है, 6 के अंदर अपन पढ़ते हैं ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करने वाले ऑफेंस, ठीक है, वो चैप्टर 6 के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ, लाइफ को अफेक्ट करने वाले वो ऑफेंस, जिसमें सबसे पहले है कल्पेबल ह्यूमसाइड। ठीक है, कल्पेबल ह्यूमसाइड सेक्शन 299 आईपीसी जो अब है 100, सेक्शन 100 ऑफ बीएनएस। ठीक है, पढ़ते हैं सेक्शन 100 क्या कहता है। Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death और with the intention of causing such bodily injury, ठीक है, an act। देखो मर्डर और इसके अंदर जो मेनली जो डिफरेंस है वो ग्रेविटी का है। ठीक है ना, अगर कोई एक्ट इतना ग्रेव है, ठीक है, तो वो मर्डर की श्रेणी में आता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें एन एक्ट लिख रखा है, ठीक है, जो एक्ट डेफिनेट नहीं है, और मर्डर के अंदर द एक्ट लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये भी मेनली डिफरेंस है इसके अंदर। ठीक है, वैसे मर्डर और कल्पेबल ह्यूमसाइड में क्या डिफरेंस होते हैं वो आर वर्सेस गोविंदा के केस में दिए गए थे। ठीक है,
तो इसमें क्या रखा है, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी की हत्या करता है इंटेंशन से, उसका इरादा था, ठीक है, या बॉडीली कोज करने का इरादा था, ठीक है, जानते हुए अगर डेथ करता है, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, कल्पेबल ह्यूमसाइड माना जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन से पढ़ते हैं अपन। ए लेज स्टिक एंड टर्फ अवर ए पिट, ठीक है, गड्ढा खोदा झाड़ियों और उस पर रख दी, ठीक है, जो भी है कुछ, विद द इंटेंशन देयर बाय कोजिंग डेथ, ठीक है, डेथ करने के लिए, किसकी, जेड की डेथ करने के लिए, ठीक है, और विद द नॉलेज डेथ इज लाइकली टू कोज देयर बाय, और पता है कि डेथ उससे हो जाएगी जेड की, ठीक है। जेड बिलीविंग द ग्राउंड और टू द फर्म थ्रेड ऑन इट, जेड ने सोचा कि भाई जमीन ही है, ठीक है, वो उस पर चला और नीचे गिरा और मर गया, ठीक है, गड्ढे में। तो ए ने क्या अपराध किया है, कमिटेड कल्पेबल ह्यूमसाइड, ठीक है। ए नोज जेड टू बी बिहाइंड अ बश, ए जानता है कि जेड किसके, झाड़ियों के पीछे छुपा है। बी डज नॉट नो इट, बी नहीं जानता है। ए इंटेंटिंग टू कोज है, ए लेकिन जेड की हत्या करना चाहता है, तो बी को क्या करता है, इंड्यूस करता है, उकसाता है कि वो फायर कर दे झाड़ियों में, ठीक है। बी फायर कर देता है जिससे जेड मर जाता है। बी तो यहाँ पर ऑफेंस का गिल्टी नहीं है। क्यों गिल्टी नहीं है, ना तो उसका इरादा था, ना उसको नॉलेज थी कि पीछे झाड़ियों के पीछे कौन छुपा हुआ है, जेड छुपा हुआ है, ठीक है। तो वो अपने आप को जस्टिफाई कर सकता है, तो बी तो यहाँ पर ऑफेंस का गिल्टी नहीं है, लेकिन ए यहाँ पर कल्पेबल ह्यूमसाइड का गिल्टी है, ठीक है। उसके बाद है सी, ए बाय शूटिंग एट अ फॉल विथ इंटेंट टू किल एंड स्टील इट किल्स बी, ठीक है। मतलब ए क्या करता है, गोली मारकर क्या करता है, हत्या करना चाहता है, ठीक है, बी की विथ बिहाइंड अ बश, जो झाड़ी के पीछे है। ए नॉट नोइंग दैट ही वॉज देयर, ए नहीं जानता है, ही वॉज डूइंग एन अनलॉफुल एक्ट, लेकिन वो ऐसा कोई कार्य कर रहा है जो अनलॉफुल है। ही वॉज नॉट गिल्टी ऑफ कल्पेबल ह्यूमसाइड एज ही डिड नॉट इंटेंड टू किल बी, ठीक है ना। लेकिन वो इस तरीके का मतलब वो क्या करना चाहता है, बी he did not kill B or to cause death by doing an act that he knew too likely to cause death, ठीक है। तो इस तरीके से उसका जो एक्ट है, देखो वापस से पढ़ते हैं इस इलस्ट्रेशन को। इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है कि ए बाय शूटिंग एट अ फाउल, मतलब एक मुर्गे को मार डालने और चुरा लेने के आशय से गोली चलाता है, ठीक है, बी के ऊपर, ठीक है, और जो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है मार डालता है, लेकिन ए का इरादा बी को मारने का नहीं था, ठीक है। तो उसका कार्य विधि विरुद्ध तो जरूर है, ठीक है ना, अनलॉफुल एक्ट जरूर है, ठीक है, लेकिन तथापि ये आपराधिक मानवबद्ध नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका ना तो इंटेंशन था, ना वो मारना चाहता था, ना वह जानता था, ठीक है ना। तो उससे मृत्यु कारित हो जाती है, तो कल्पेबल ह्यूमसाइड की कैटेगरी में ये नहीं आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गई, ठीक है। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट है, अ पर्सन हु कोजेज बॉडीली इंजरी टू अनदर पर्सन हु इज लेबरिंग अंडर ए डिसऑर्डर, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को, अगर कोई बॉडीली उसको क्या है, डिसऑर्डर है, कोई ऐसा डिसऑर्डर है और डिसीज है या कोई इनफॉर्मिटी है, कोई उसका अंग भंग है, ठीक है, देयर बाय एक्सेलरेट द डेथ ऑफ डेट अदर शेल बी डीम्ड टू कोज हिज डेथ, ठीक है। तो उसकी मृत्यु करना माना जाएगा अगर उन चीज़ों को वो एक्सेलरेट कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे मान लो किसी के पैर टूटा हुआ है और उसी के पैर को अगर वो ज़्यादा मारता है या कुछ ऐसा कोई घाव या नुकसान पहुंचा देता है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, वो उसकी हत्या करने वाला, मृत्यु कारित करने वाला माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, ये माना जाएगा एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। दूसरा है एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, वेयर द डेथ इज कोज बाय बॉडीली इंजरी द पर्सन हु कोजेज सच बॉडीली इंजरी शैल बी डीम्ड टू हैव कोज द डेथ ऑल्दो बाय रिसोर्टिंग टू प्रॉपर रेमेडीज एंड स्किलफुल डेथ ट्रीटमेंट द डेथ माइट हैव बीन प्रिवेंटेड। कहने का मतलब है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसको कोई बॉडी इंजरी देता है और वो कह देता है कि इसकी बॉडी इंजरी तो ऐसी थी, अगर वो प्रॉपर टाइम में हॉस्पिटल चल जाता हाथों हाथ तो उसकी इंजरी ठीक हो जाती और वो बच सकता था, तो ऐसा एक्सक्यूज नहीं ले सकता वो, ठीक है ना। या कोई जानकार डॉक्टर या के पास जाता और वो ठीक हो जाता, ठीक है ना, तो इस तरीके का एक्सक्यूज नहीं ले सकता, ठीक है। वो एक्सप्लेनेशन सेकंड कहता है, और उस केस में भी उसकी डेथ करना उसी व्यक्ति द्वारा मानी जाएगी।
एक्सप्लेनेशन थर्ड है, वो कहता है द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ ए चाइल्ड इन द मदर वॉम इज नॉट ह्यूमिसाइड। अगर माँ के गर्भ में ही अगर बच्चे की मृत्यु कर दी जाती है तो वो नहीं है, डेथ की कैटेगरी में नहीं है। लेकिन कब डेथ की कैटेगरी में आ जाएगी? कल्पेबल ह्यूमिसाइड टू कॉज द डेथ ऑफ ए लिविंग चाइल्ड इफ एनी पार्ट ऑफ द चाइल्ड हैज़ बीन ब्रॉट फॉरवर्ड। अगर कोई भी पार्ट उसका, कोई भी अंग उसका बाहर निकल जाता है और चाइल्ड में हैव नॉट, चाहे भले ही उस चाइल्ड ने सांस ही नहीं ली है, चाहे अगर उसका थोड़ा सा पैर या कोई अंग या कुछ भी बाहर निकल गया, ठीक है, चाहे उसने सांस ही नहीं ली है, चाहे वो प्रॉपरली माँ के गर्भ से बाहर नहीं आया है, तो भी उसका मतलब कल्पेबल ह्यूमिसाइड के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है, चाइल्ड इन द वॉम, ठीक है। तो ये 3 एक्सप्लेनेशन थे जो कल्पेबल ह्यूमिसाइड को और एलोबरेट करते थे, ठीक है। कल्पेबल ह्यूमिसाइड क्या होता है? जिससे जानते हुए इंटेंशनली किसी की डेथ कोज की जाती है, ठीक है, कोई ऐसा कार्य किया जाता है, ठीक है, कोई ऐसी इंजरी दी जाती है, तो उसे कल्पेबल ह्यूमिसाइड कहा गया है, ठीक है। सेक्शन 101 है मर्डर, जो सेक्शन 300 मर्डर डिफाइन करता था। सेक्शन 101 मर्डर, एक्सेप्ट इन द केसेस हियरिन एक्सेप्टेड, कल्पेबल ह्यूमिसाइड ही मर्डर हो जाएगा। कब हो जाएगा कल्पेबल ह्यूमिसाइड मर्डर? 4 कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन है इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कोज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग द डेथ। सीधी सीधी इंटेंशन है मारने की, ठीक है। ए सामने खड़ा है और बी उसको मारना चाहता है, ठीक है, बी मारना चाहता है और हाथ में बंदूक है और भागने का उसको कहीं पर भी रास्ता नहीं दे रहा और गोली चला दी, तो सीधा सीधा इंटेंशन है मर्डर है, ठीक है। बी है, बी क्या कहता है कि इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कोज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग द बॉडीली इंजरी और इज द ऑफेंडर लाइकली टू डू टू कोज द डेथ ऑफ द पर्सन टू हुम द हार्म इज कोज्ड। कहने का मतलब है ऐसी कोई बॉडीली इंजरी दी जाती है जिससे पता है कि उसकी मृत्यु होगी ही होगी, ठीक है ना, तो ऐसा भी कार्य क्या है मर्डर की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे उसने सर के ऊपर रोड मार दी, आयरन की रोड मार दी, ठीक है बॉडीली इंजरी। अगर मान लो कहीं और मारी जाती तो हो सकता था उसका हाथ पैर टूट जाए और बस इतना ही रह जाए, मरता नहीं आदमी। लेकिन सर पे ही मारती सीधी की सीधी, तो सीधा दिख रहा है डेथ होगी होगी, तो इस तरीके के एक्ट, ठीक है। इनमें क्या होती है, डेथ वाले मर्डर वाले में ग्रेविटी ज़्यादा होती है ऑफेंस की, ठीक है, संगीन अपराध है। सी है इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कोज्ड is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause the death। मतलब कोई ऐसी है ना, इंटेंशनली कोई ऐसी बॉडीली इंजरी दी गई है जो ऑर्डिनरी नेचर में सामान्यतः उससे डेथ कोज हो जाएगी। जैसे कोई ऐसा कोई पॉइजन दे दिया जिसको पीते ही मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के जो एक्ट होते हैं वो भी मर्डर की कैटेगरी में आते हैं। फिर है डी, इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट बाय विच द डेथ इज कोज्ड नोज दैट इट इज सो एमिनेंटली डेंजर दैट इट मस्ट और इन ऑल प्रोबेबिलिटी कोज डेथ। कहने का मतलब अभी अपन ने वो खड्डे वाला एग्जाम्पल देखा था, उसमें कल्पेबल ह्यूमिसाइड हुई, ठीक है। अब मान लो ए ने एक खड्डा खोदा, बिछाया, उसमें जहरीले सांप डाल दिए, ऊपर से झाड़ियाँ डाल दी, बशेस डाल दिए, और पास में बी खड़ा था, उसको गला फसला कर ले गया और जानबूझ के धक्का दे दिया। पता है जहरीले सांप है, नीचे गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है, और गिरेगा तो मरेगा ही मरेगा, ठीक है। तो सो एमिनेंटली डेंजरस अगर कोई एक्ट किया जाता है, ठीक है, जिसे पता है कि मृत्यु होने ही है, तो वो भी मर्डर की कैटेगरी में आता है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी कोज डेथ और सच बॉडीली इंजरी और इज लाइकली टू कोज डेथ एंड कमिट्स सच एक्ट without any excuse for incurring the risk of causing death or injury of as aforesaid, ठीक है, कोई भी बचने का कोई उपाय नहीं हो इस टाइप का। जैसे ए शूट्स जेड विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंसेस, ए कमिट्स मर्डर, ठीक है। ए ने बी पर गोली चला दी तो क्या हो गया, मर्डर है सीधा सीधा, ठीक है। इस तरीके से और है कि A knowing that Z is laboring under a disease that a blow is likely to cause his death, ठीक है, उसको पता है Z बीमार है या उसको ऐसी कोई बीमारी है, अगर उसको थोड़ा बहुत भी अगर उसको चोट पहुंचाई गई या कुछ धक्का मुक्की या कुछ भी उसको नुकसान पहुंचाया गया तो उसकी डेथ हो जाएगी। स्ट्राइक्स हिम विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली पेन, ठीक है ना। Z डाइज इन कॉन्सिक्वेंसेज, A ने मर्डर का अपराध किया है। ऑल्दो द ब्लो माइट नॉट हैव बीन सफिशिएंट, हो सकता है
वो इस तरीके की भयंकर डिसीज से जूझ रहा है कि अगर उसको ऐसे भी मारा तो उसकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है ना। और भले इतना सा मारना भले मृत्यु की कैटेगरी में नहीं आता है, उससे मौत नहीं होती है, लेकिन इस केस के अंदर मर्डर हो जाएगा, क्योंकि वो जानता था, क्योंकि अगर ऐसा कोई कृत्य एमिनेंटली डेंजरस है उसकी लाइफ के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद है डेथ ऑफ ए पर्सन इन अ साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ, बट इफ द ए नॉट नोइंग दैट जेड इज लेबरिंग अंडर एनी डिसीज गिव्स हिम अ ब्लो एज वुड नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर किल अ पर्सन ऑफ साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ हियर ए ऑल्दो ही मे इंटेंड टू बॉडीली इंजरी ही मेट नो। लेकिन अगर वह नहीं जानता कि वो डिसीज से ग्रस्त है और फिर अगर ऐसी कोई छोटी मोटी चोट देता है और उससे उसकी अगर मौत हो जाती है, इस तरीके का है, तो वहाँ ये मर्डर के लिए गिल्टी नहीं होगा, ये डिड नॉट गिल्टी ऑफ कोज डेथ और सच बॉडीली इंजरी और एज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर वुड, जैसा उस टाइप की जो इंजरी दी है, चाहे उसने ग्रीवस हर्ट दिया या हर्ट दिया, उस टाइप की कैटेगरी में वो आ जाएगा, ठीक है। फिर है अगला क्या है, ए इंटेंशनली गिव्स जेड अ शॉर्ट कट और अ क्लब पॉन्ड सफिशेंट है, ठीक है। ए ने क्या दिया उसको, तलवार या लाठी से क्या दिया, घाव दिया, ठीक है। कोज द डेथ ऑफ द मैन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, ठीक है। इस तरीके से मतलब देखने से लगता है कि सामने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, जेड उस दौरान मर जाता है, ठीक है। ए गिल्टी है मर्डर का, ही मे नॉट हैव इंटेंटेड टू जेड, चाहे वह जेड का, लेकिन उसको पता तो है ही कि अगर तलवार से अगर वार किया जाए या इस तरीके से लाठी से वार किया जाए तो मौत हो सकती है, तो वो मर्डर के लिए लाइबल है, ठीक है। ए विदाउट एनी एक्सक्यूज फायर्स अ लोडेड कैनन, ठीक है। ए किसी कोई उसका उद्देश्य नहीं है, किसी व्यक्तियों के समूह के ऊपर तोप चलाता है, ठीक है। लोडेड है, फुली लोडेड है बारूद से, ठीक है। एंड किल्स वन ऑफ देम, और उनमें से किसी एक भी, ए गिल्टी है मर्डर का, चाहे उसका प्री मीडिएटेड डिज़ाइन नहीं है या किसी पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति को वो मारना नहीं चाहता है, लेकिन उसको इतनी तो नॉलेज है कि भाई इतनी भीड़ पर वो तोप चलाएगा तो तोप से किसी ना कोई मरेगा, और मरेगा तो मौत निश्चित है किसी ना किसी की, ठीक है। हो सकता है सारी की सारी भीड़ ही मर जाए, लेकिन उसको नॉलेज तो था, और नॉलेज था तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मर्डर के लिए लाइबल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके कुछ इलस्ट्रेशन है, 4 इसके पॉइंट दे रखे थे, सबसेक्शन दे रखे थे, जिनमें बता रखा था कि मर्डर किस किस केस में होगा। पहला तो दे रखा था उसका इंटेंशन है, दूसरा है ऐसी कोई जानबूझकर बॉडीली इंजरी देता है इंटेंशन होते हुए, ऐसी कोई देता है जो ऑर्डिनरी कोर्स में सफिशेंट है, और पांचवा एमिनेंटली डेंजर है, उसकी लाइफ के लिए रिस्की है। तो अगर इस टाइप के कोई एक्ट अगर कोई करता है कोई व्यक्ति के ऊपर या किसके अगेंस्ट, तो वो मर्डर की कैटेगरी में आएंगे सेक्शन 101 के अंदर, ठीक है। सेक्शन जो 101 है वो यहीं पे ख़त्म नहीं होता, इसके 5 एक्सेप्शन और है। 5 एक्सेप्शन क्यों दिए गए हैं, मर्डर तो है, 4 सिचुएशन में आता है तो मर्डर है, ठीक है। अगर 5 एक्सेप्शन में आ गया तो मर्डर नहीं है, फिर क्या है, कल्पेबल ह्यूमिसाइड ट्रीट किया जाएगा, और कल्पेबल ह्यूमिसाइड होते ही ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस थोड़ा कम हो जाएगा, उसको सजा थोड़ी कम दी जाएगी। पढ़ते हैं अपन क्या क्या एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन क्या कहता है, कल्पेबल ह्यूमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर, ठीक है। कल्पेबल ह्यूमिसाइड तब तक मर्डर नहीं होगा जब ऑफेंडर बाय स्ट्राइव ऑफ द सेल्फ पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन causes the death of the person who gave or sudden provocation causes the death of any other person by mistake or accident। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति की मृत्यु इसलिए कारित कर दी उसने कि उसको ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन दिया गया था, ठीक है, उसको प्रोवोक किया गया था, ठीक है ना। तो वहाँ पर मर्डर नहीं होकर कल्पेबल ह्यूमिसाइड होगा, या किसी अदर पर्सन के कर देता है बाय मिस्टेक और एक्सीडेंटली ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन के वजह से, ठीक है। प्रोवाइडेड डेट प्रोवोकेशन इज नॉट, लेकिन प्रोवोकेशन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोट और वॉलंटरीली प्रोवोक्ड, ए ने बी को जानबूझ के कहते हैं तू मुझे उकसा, मैं तेरी हत्या कर देता हूँ, फिर मैं बचाव ले लूंगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो वॉलंटरीली प्रोवोक्ड नहीं होना चाहिए। सोट और वॉलंटरी प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर और एन एक्सक्यूज फॉर किलिंग और डूइंग हार्म टू एनी पर्सन, ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए किलिंग का, ठीक है। फिर है बी है given by anything done in obedience to the law or by a public
सर्वेंट इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स ऑफ सच ए पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट आप इसका बचाव नहीं ले सकते, ठीक है। अगर पब्लिक सर्वेंट अगर लॉफुल ड्यूटी करता है और उस टाइम आप इस तरीके की यूज़ करते हो और फिर कहते हो कि हमने तो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में किया, तो नहीं ले सकते। और गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द प्राइवेट डिफेंस, और अगर प्राइवेट डिफेंस के चलते अगर किया गया है तो भी आप नहीं ले सकते। वेदर द प्रोवोकेशन वॉज ग्रेव और सडन, एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि प्रोवोकेशन ग्रेव और सडन था, अचानक था, प्रकोपन, ठीक है। इसको साबित करना वो अमाउंट टू मर्डर है या नहीं है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ठीक है। तो हर केस में ये कॉमन है, क्योंकि केस की जो परिस्थितियाँ होती है, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस डिफाइन करते हैं कि कौन सी चीज़ किस कैटेगरी में ऑफेंस बनाएगी या किस तरीके से वो चीज़ें हुई हैं, ठीक है। जैसे कि ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पेशेंट एक्साइटेड बाय अ प्रोवोकेशन गिवन बाय जेड, ए को जेड ने प्रोवोक किया, इंटेंशनली किल्स वाई, जानबूझकर वाई की हत्या कर दी, जेड चाइल्ड, ठीक है। जेड दिया किसने, जेड ने, और हत्या किसकी की, वाई की, जो जेड का बच्चा था, ठीक है। दिस इज मर्डर, मर्डर था इंटेंशनली, ठीक है, मर्डर था, क्योंकि भाई प्रोवोकेशन का लाभ लेना है तो उसी के ऊपर करो ना जिसने प्रोवोक किया है, ठीक है, दूसरे के ऊपर थोड़ा ना करोगे। इन एंड सच एज प्रोवोकेशन वॉज नॉट गिवन बाय चाइल्ड, चाइल्ड ने उसको प्रोवोक नहीं किया था, एंड द डेथ ऑफ द चाइल्ड वॉज नॉट कॉज एक्सीडेंट, और एक्सीडेंटली भी नहीं हुआ था, ठीक है, इन डूइंग एन एक्ट कोज्ड बाय द प्रोवोकेशन, इसलिए इसको कल्पेबल ह्यूमिसाइड ना मानकर मर्डर माना गया, ठीक है। वाई गिव्स ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन टू ए, वाई ने ए को ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन दिया, फायर्स अ पिस्टल एट वाई नाइदर इंटेंटिंग नॉट नोइंग हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू किल जेड, जेड को नहीं मारना चाहता था पर जेड पास में था और जेड को मार देता है। ए ने मर्डर नहीं किया, कल्पेबल ह्यूमिसाइड किया, ठीक है। पहले वाले में तो मर्डर किया है क्योंकि उसने इंटेंशनल किया था, यहाँ पर ये ना तो मारना चाहता था ना उसको नॉलेज था, और पास में खड़ा जेड पे गोली चल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मर्डर ना होकर कल्पेबल ह्यूमिसाइड है, ठीक है। उसके बाद है ए इज lawfully arrested by Z, a valid A in excited of a sudden and violent patient by the arrest and kills Z. A को lawfully arrest कौन करता है, Z करता है। A क्या होता है, सडन और वायलेंट, मतलब आक्रामक हो गया, क्या कर देता है, जेड को मार देता है। दिस इज मर्डर, ठीक है, क्योंकि प्रोवोकेशन थिंग इज पब्लिक सर्वेंट के ऊपर उसने लिया है, ठीक है, और वो लॉफुल ड्यूटी कर रहा था, उसका काम था उसको पकड़ना, और उसके चलते उसने उसको मार दिया, तो यहाँ पर मर्डर है, कल्पेबल ह्यूमिसाइड नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ए अपीयर्स एज ए विटनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो एग्जाम्पल है, ए अपीयर्स एज ए विटनेस बिफोर जेड, ठीक है, साक्ष्य के रूप में, गवाह के रूप में जेड आया, ठीक है। ए मजिस्ट्रेट है, जेड के सामने जेड जो मजिस्ट्रेट है, जेड सेज दैट ही डज नॉट बिलीव ए वर्ड ऑफ हिज, कोई उसकी शपथ का कोई भी जो बात है वो मजिस्ट्रेट ये कहता था मैं तो विश्वास नहीं करता। एंड ए वॉज हैज परजर्ड हिमसेल्फ, ए इस बात से गुस्सा हो जाता, और ए इज मूव टू सडन पेशन दीज वर्ड्स किल्स जेड, दिस इज मर्डर, ठीक है। वही है, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट आप नहीं ले सकते हो, और जज एक पब्लिक सर्वेंट होता है, मजिस्ट्रेट है, तो यहाँ पर मर्डर माना गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, ध्यान में रखना, ठीक है। ई है, ए अटेम्प्ट्स टू पुल जेड नोज, ठीक है, ए ने क्या प्रयास किया, ए जेड की नोज खींचने की, इन द एक्सरसाइज ऑफ द प्राइवेट डिफेंस लेज होल्ड टू प्रिवेंट हिम टू डूइंग, ठीक है, प्राइवेट डिफेंस में, ठीक है। ए मूव्ड सडन पेशेंट एंड वायलेंट किस जेड, लेकिन उसने तो जेड को मार ही डाला, ये भी मर्डर है, क्योंकि एक्सरसाइज हो गया ना पावर का, एक नाक खींचने के लिए आप किसी की हत्या थोड़ा ना कर दोगे, ठीक है, प्राइवेट डिफेंस में, ठीक है। इन मच ऑफ द प्रोवोकेशन वॉज गिवन बाय आई थिंक डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, सी वाले का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। एफ है जेड स्ट्राइक्स बी, Z strikes B. B is by this provocation excited to violent rage. A bystander intending to take advantage B's rage, ठीक है। Z किसको करना चाहता था, B को मारना चाहता था, और उसका जो क्यों, गुस्से के कारण, ठीक है। उसका लाभ कौन उठाना चाहता था, पास में खड़ा ए नाम का व्यक्ति उस चीज का लाभ उठाना चाहता था। कई बार होता है ना, कोई दो व्यक्ति लड़ रहे हैं और तीसरा व्यक्ति आके और उस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करता है, ठीक है, और गुस्सा दिलाता ताकि वो उसको नुकसान पहुंचाए। तो
अब एक्सेप्शन 2 है इसका, कल्पेबल ह्यूमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर इन द एक्सरसाइज इन गुड फेथ ऑफ द राइट प्राइवेट डिफेंस of persons or property exceed the power given to him by the law and causes the death of the person against whom the exercising of his right of defense without premeditation and without any intention of doing more harm than is necessary for the purpose of such defense। अगर मान लो कल्पेबल ह्यूमिसाइड मर्डर नहीं है, अगर कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा में यदि कोई कार्य किया जाता है और उसका जो प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो एक्सीडली यूज़ कर लेता है, ठीक है, तो उसमें उसका जो काम है, कृत्य है, वो मर्डर नहीं मानकर कल्पेबल ह्यूमिसाइड माना जाएगा। जैसे जेड अटेम्प्ट्स टू तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो फिर क्या है कि जेड अगर वो क्या है, इसका जो एग्जांपल दिया है इसने, एक्सेप्शन अपन 2 पढ़ रहे थे, 2 के अंदर है कि चाबुक से मारने का प्रयत्न करता है, ठीक है, लेकिन वो ग्रीवस हर्ट देता है ए, जेड क्या करता है, ए को देता है, ठीक है, और ए ड्रॉज अ पिस्तौल, ए अपनी जेब से क्या निकाल लेता है, पिस्तौल निकाल देता है, जेड परसिस्ट इन द असोल्ट, उसके हमले को से बचने के लिए। ए को ये विश्वास होता है, ठीक है, चाबुक से मारने के लिए पिस्तौल मारना ज़रूरी नहीं है, और भी बचाव ले सकता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है, तो वो पिस्तौल निकालकर उसकी गोली चलाकर हत्या कर देता है, तो यहाँ पर उसका मर्डर नहीं मान के कल्पेबल ह्यूमिसाइड माना जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शन 3 है, कल्पेबल ह्यूमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट और एडिंग अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन द एडवांसमेंट ऑफ द पब्लिक जस्टिस। अगर ऑफेंडर, ठीक है, अपराधी कौन है, पब्लिक सर्वेंट है या पब्लिक सर्वेंट की सहायता कर रहा है, ठीक है, पब्लिक जस्टिस में, एक्सीड द पावर गिवन बाय हिम बाय लॉ, ठीक है, अगर लॉ द्वारा उसको पावर दी गई है उससे उसका ज़्यादा यूज़ कर लेता है, एंड कॉजेज डेथ डूइंग एन एक्ट इन गुड फेथ, और गुड फेथ में कोई कार्य करते हुए वो अपनी पावर का एक्सीड में यूज़ कर लेता है, बिलीव्स टू बी लॉफुल एंड नेसेसरी टू फॉर द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एज अ पब्लिक सर्वेंट, जो कि एज अ पब्लिक सर्वेंट उसको डिस्चार्ज करना जरूरी है, विदाउट इल विल टूवर्ड्स द पर्सन हुज डेथ इज कोज्ड, उस पर्सन के अगेंस्ट जिसका उसके प्रति क्या है, इल विल नहीं था, ठीक है। तो पब्लिक सर्वेंट अगर ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए गुड फेथ के अंदर अपनी पावर को एक्सीडली यूज़ कर लेता है, तो उसके द्वारा अगर कोई ऐसी डेथ हो जाती है तो उसको कल्पेबल ह्यूमिसाइड कहा जाएगा, मर्डर नहीं कहा जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शन 4 है, कल्पेबल ह्यूमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड विदाउट प्रीमेडिटेशन इन अ सडन फाइट इन द हीट ऑफ पेशन अपन अ सडन क्वारल, ठीक है, कोई अचानक क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, ठीक है, और उसमें कोई मतलब प्री डिसाइड नहीं होता, पहले से कोई डिफाइंड नहीं होता, और अचानक कोई झगड़ा हो गया, और विदाउट द ऑफेंडर हैविंग टेकन अनड्यू एडवांटेज और एक्टेड इन अ क्रूरल और यूजुअल मैनर, ठीक है, मतलब क्रूर और यूजुअल मैनर में झगड़ा करते करते अगर कोई हत्या हो जाती है किसी की, तो वो कल्पेबल ह्यूमिसाइड के कैटेगरी में आएगा, लेकिन कोई अनड्यू एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज पाने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें भी सडन फाइट प्लस हीट ऑफ पेशन होना चाहिए, और नो क्रूरल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो उस चीज़ को भी मतलब कल्पेबल ह्यूमिसाइड ही माना गया है, ठीक है। इट इज़ इमटेरियल इन सच अ केस पार्टी ऑफर्स द प्रोवोकेशन और कमिट्स द फर्स्ट असॉल्ट, ठीक है, इन केसेस में ये इमटेरियल होता है, इस बात का कोई मतलब नहीं होता है कि सबसे पहले मतलब झगड़ा किसने शुरू किया था, ठीक है। एक्सेप्शन 5 है, कल्पेबल ह्यूमिसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन द पर्सन हुज डेथ इज कोज्ड बीइंग द अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। अगर कल्पेबल ह्यूमिसाइड मर्डर नहीं है अगर पर्सन है 18 से ऊपर है, अपनी सहमति से अगर मतलब सफर डेथ और टेक्स रिस्क ऑफ डेथ विथ इज ओन कंसेंट, ओन कंसेंट से वो क्या करता है, डेथ या मतलब इस टाइप की कोई रिस्क सफ़र करता है, ठीक है। इसके अंदर जो विक्टिम है वो 18 प्लस है, ठीक है, अंडर 18 नहीं होना चाहिए, और फ्री कंसेंट उसकी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ए बाय इंस्टिगेशन वॉलंटरी कोजेस जेड अ चाइल्ड टू कमिट सुसाइड, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि ए उकसाकर जेड की मृत्यु कर, जेड एक चाइल्ड है उसको मृत्यु के लिए उत्साहित करता है, ठीक है ना, मृत्यु करने के लिए, और ऑन द अकाउंट ऑफ जेड्स यूथ ही वाज इनकेपेबल ऑफ डूइंग, तो उसने क्या किया है, अबेटेड मर्डर, ठीक है,
मर्डर के लिए उसको क्या कहा है, उकसाया है, ठीक है ना। ही वॉज इनकेपेबल ऑफ गिविंग टू कंसेंट ऑफ हिज ओन डेथ, ठीक है। तो उसका क्या है कि वो कैपेबल नहीं है कंसेंट देने के लिए, ठीक है। जैसे कि 18 वर्ष से कम था, उकसाया है, स्वेच्छा से आत्महत्या करवाता है, ठीक है। और कम उम्र के होने के कारण उसे पता नहीं है कि इस तरीके का अगर वो काम करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। असमर्थ था, इसलिए उसको हत्या का दुष्प्रेरण अबेटमेंट ऑफ मर्डर माना गया, ठीक है। कल्पेबल ह्यूमिसाइड की कैटेगरी में नहीं रखा गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 एक्सेप्शन थे इसके, ठीक है, जो सेक्शन 101 में मर्डर ना होकर कल्पेबल ह्यूमिसाइड की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। और इसका जो मेन केस है वो आर वर्सेस गोविंदा है, जो कल्पेबल ह्यूमिसाइड और मर्डर को डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है। आरजेएस 2024 मेंस में आ चुका है ये, ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन। उसके अलावा एक्सेप्शन 3 के अंदर धाकी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अरेस्ट से रिलेटेड भी मेन केस है सीआरपीसी के अंदर, ठीक है। एक्सेप्शन 4 है कीकट सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान और कापू यादव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2003 सुप्रीम कोर्ट। एक्सेप्शन 5 है पूनई फतिमा वर्सेस एम्परर का भी केस है। पूनई फतिमा वर्सेस एम्परर का जो केस है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है 1912 का, ठीक है, कल्पेबल ह्यूमिसाइड और मर्डर के अंदर। इसका जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट दे रखा है आपको, पनिशमेंट ऑफ मर्डर सेक्शन 103 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। सबसेक्शन जो 2 है इसका वो मॉब लिंचिंग के बारे में कहता है। मॉब लिंचिंग जो अपराध है वो पहले आईपीसी के अंदर नहीं हुआ करता था, बीएनएस में नया ऐड है। सबसे पहले अपन पनिशमेंट ऑफ मर्डर के बारे में पढ़ते हैं। पनिशमेंट ऑफ मर्डर में 103(1) में कहता है कि हूएवर कमिट्स मर्डर शैल बी पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो लाइबल टू फाइन, ठीक है। क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है, डेथ हो सकती है, एलआई मिल सकता है और फाइन मिल सकता है। उसके अलावा मॉब लिंचिंग नया ऐड किया गया है। इसमें क्या होता था कि कई बार जनता वायलेंट होकर आक्रामक होकर भीड़ में किसी व्यक्ति को पीट कर मार देती है, ठीक है। उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई मतलब ऐसा कोई दंड का प्रावधान स्पेसिफिकली नहीं रखा गया था आईपीसी में, लेकिन अब बीएनएस के अंदर सेक्शन 1032 के अंदर ये फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन भी इम्पोर्टेंट है, मॉब लिंचिंग को ऑफेंस का करार दे दिया गया, ठीक है। तो 2 के अंदर पढ़ते हैं व्हेन ए ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन, इसके लिए कितने जने चाहिए, 5 और 5 से अधिक, ठीक है। एक्टिंग इन अ कंसर्ट, ठीक है, एक ही लय में, ठीक है, एक्टिंग इन अ कंसर्ट या सहमति से कमिट्स मर्डर ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, ठीक है, जाति, कम्युनिटी और सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ और एनी अदर सिमिलर ग्राउंड ऑफ ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप। हर एक व्यक्ति, ठीक है, उस ऐसे इस ग्रुप का सदस्य होगा, उसको पनिश किया जाएगा विथ डेथ और विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और प्लस फाइन, ठीक है। डेथ के लिए किया जा सकता है, ठीक है, डेथ हो सकता है, एलआई हो सकता है और प्लस फाइन हो सकता है, ठीक है। इसमें व्यक्ति जो चाहिए वो 5 और 5 से ज़्यादा चाहिए मॉब लिंचिंग के लिए, ठीक है। सेक्शन 104 आपको पता ही होगा, पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। ये जो सेक्शन था इसमें अमेंडमेंट किया गया। पहले तो इस सेक्शन को मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इसके अंदर जो पहले आईपीसी के अंदर एक ही पनिशमेंट हुआ करती थी कि अगर कोई लाइफ कन्विक्ट द्वारा अगर मर्डर किया जाता है, जो ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आजीवन कारावास की सजा दे रखी है और वो वापस मर्डर कर देता है तो उसको डेथ की पनिशमेंट ही दी जाती है, ठीक है। इसमें क्या है, जजेस की डिस्क्रिशन पावर नहीं रखी गई थी, इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अमेंड करके सेक्शन 104 वापस इसको क्या कहता है बीएनएस का, हूएवर बीइंग अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, किसी को आजीवन कारावास है और अगर वो मर्डर कर देता है, कमिट्स मर्डर शैल बी पनिश्ड विद द डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। यहाँ पर 2 चीज़ें दी जा सकती है, डेथ भी दी जा सकती है और एलआई भी दी जा सकती है। एलआई कौन सी होगी, द रिमाइंडर ऑफ डेड पर्सन्स नेचुरल लाइफ, ठीक है। आजीवन कारावास तब तक होगा जब तक कि उसकी अंतिम सांस नहीं निकल जाती, ठीक है, पर्सन्स नेचुरल लाइफ तक होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेक्शन 104 है, इसके ऊपर लीडिंग केस है मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है।